बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, एक और सबक के साथ हम आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। इससे पहले भी हमने आपको एक सबक खेल और तफरीह पढ़ाया था। ये 8वीं क्लास की उर्दू का सबक है और आज भी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के उन्वान से आपके सामने है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का उन्वान यहाँ लिखा गया। ये नाम पाकिस्तान में किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से इतना मजबूत कर दिया है कि वो नाकाबिल तस्खीर हो गया है। अब यहाँ दो लफ्ज़ हैं, एक दिफाई और एक नाकाबिल तस्खीर। दिफाई के क्या मायने होंगे? इसका मतलब हिफाजती, नाकाबिल तस्खीर जिसे फतह ना किया जा सके। नाकाबिल तस्खीर बनाया है और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लोग डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को मोहसिन पाकिस्तान और मेमार पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। इनका ये एहसान जो उन्होंने पाकिस्तान पर किया, अब पाकिस्तान की आवाम कभी फरामोश नहीं कर सकते, कभी भूल नहीं सकते और यह भुलाया जा भी नहीं सकता, भुलाए जाने के काबिल भी नहीं है। इनसे एक इंटरव्यू लिया गया था, उस इंटरव्यू के चंद इक़्तिबासात को मिला करके ये सबक बनाया गया जिसका नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान रखा और हमारी उर्दू की जो निसाबी किताब है 8वीं क्लास के लिए, उसमें इस सबक को शामिल किया गया है। सबसे पहले ये देखेंगे कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई, तालीम कैसे हासिल हुई, कहाँ कहाँ की और कौन सी तालीम कहाँ हासिल की। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब 27 अप्रैल 1936 ईस्वी को भोपाल की रियासत इंडिया में पैदा हुए। भारत में, भारत की एक रियासत है भोपाल, वहाँ पर एक मकाम है दारुल इकबाल। दारुल इकबाल में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब पैदा हुए 27 अप्रैल 1936 को। जिस घराने में इनकी पैदाइश हुई वो ना बहुत अमीर था और ना ही बहुत गरीब, मतवसत तबके का घराना था, वो दरमियाना सा। ये लोग 5 भाई और 2 बहनें। इब्तदाई तालीम इन्होंने घर के करीब एक स्कूल से हासिल की जो कि भोपाल में वाक़ है और मैट्रिक का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया। इम्तियाजी का मतलब बेहतरीन नंबरों से, अच्छे नंबरों से। डॉक्टर साहब को हॉकी खेलने का बहुत शौक़ था, मछली का शिकार करने का बहुत शौक़ था और पतंगबाजी भी करते रहे। 15 अगस्त 1952 ये डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब की हिजरत का दिन है। ये वो तारीख़ है जब इन्होंने फ़ैसला किया कि ये भारत से पाकिस्तान हिजरत करेंगे। 15 अगस्त 1952 ये खोखरापार के रास्ते से आए। खोखरापार आए पहले, वहाँ से फिर रेल के ज़रिए कराची पहुँचे। यहाँ इन्होंने डीजे साइंस कॉलेज में 1957 डीजे साइंस कॉलेज आज भी बड़ा मशहूर कॉलेज है कराची का। बहुत सारे तलबा इससे पढ़कर गए हैं और बहुत सारे तलबा की आरजू है कि इस कॉलेज में दाखिला हो जाए।
तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने डीजे कॉलेज में दाखिला लिया और 1957 ईस्वी में बीएससी की डिग्री हासिल की और 1962 ईस्वी को आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। 57 में बीएससी की डिग्री ली और 1962 कम बेश 4-5 साल का फ़र्क है, इसमें ये फिर आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। अब यूरोप में क्या और कहाँ हासिल किया? इन्होंने मगरबी बर्लिन की एक यूनिवर्सिटी शार्लोइनबर्ग, यूनिवर्सिटी का नाम है शार्लोइनबर्ग, ये कहाँ है? मगरबी बर्लिन। बर्लिन एक शहर है, उसका जो मगरबी हिस्सा है उसमें एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है शार्लोइनबर्ग। उसमें 2 साल तालीम हासिल की। इसके बाद हॉलैंड की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वहाँ से इन्होंने तबई फ़िलज़ात में 70% नंबरों के साथ एमएससी करने का रिकॉर्ड कायम किया, जो अभी तक कायम है। तबई फ़िलज़ात में इन्होंने 70% नंबर लिए। तबई फ़िलज़ात एक डिग्री है जो तबियात की, फिज़िक्स जिसको आप कहते हैं, फिज़िक्स की डिग्री है। उसमें इन्होंने 70% नंबर उस वक्त लिए थे और उस वक्त भी ये सबसे ज़्यादा थे और आज भी ये सबसे ज़्यादा हैं। अभी तक इतने नंबरों को कोई और इस यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंचा है। डिग्री हासिल करने के बाद इसी यूनिवर्सिटी में इनको रिसर्च असिस्टेंट की हैसियत से काम मिल गया। यानी यही यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की जो यूनिवर्सिटी है, बर्लिन वाली नहीं, हॉलैंड की जो यूनिवर्सिटी है जिसमें इन्होंने तबई फ़िलज़ात पढ़ा है, वहाँ पर ही इनको असिस्टेंट रिसर्च की हैसियत से काम मिल गया। 1968 में बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी में मुझे फेलोशिप मिल गई। बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने तालीम हासिल की और इसी तरह 1972 इन्होंने तबई फ़िलज़ात में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। तबई फ़िलज़ात की जो डिग्री इन्होंने हासिल की थी उसमें डॉक्टरेट कर लिया, यानी पीएचडी हो गए। डिग्री वही है। इसमें 1972 में इन्होंने तबई फ़िलज़ात में पीएचडी किया, ये डॉक्टर बने। इस दौरान जब ये कर चुके तो इनको 4 ममालिक की तरफ से प्रोफेसरशिप की पेशकश हुई, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, तुर्की और जर्मनी थे। अमेरिका, बरतानिया, तुर्की और जर्मनी, इन 4 ममालिक ने इनको, जब ये डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुके, उसके बाद इनको इन 4 ममालिक ने प्रोफेसरशिप की अपने यहाँ दावत दी कि भाई हमारे यहाँ आके आप प्रोफेसर लगें और हमारे तलबा और तालबात को तालीम दें। जबकि इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के एटमी तवानाई के दायरे से भी एक अहम पेशकश हुई। तबई फ़िलज़ात में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद, इंजीनियरिंग की डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद, पहले तो 4 ममालिक ने प्रोफेसरशिप की दावत दी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एटमी प्रोग्राम जो है उनका, एटमी तवानाई का जो इदारा है, उसने भी इनको एक अहम पेशकश की। अहम का मतलब किसी अच्छे ओहदे पर इनको पेशकश की। इसके अलावा एक और पेशकश हुई इसी दौरान में, एम्स्टर्डम हॉलैंड की एक मशहूर फर्म यानी फिजिकल डायनामिकल रिसर्च लेबॉर्ट्री, जिसको FDO कहा जाता है। इसका मुखफ़्फ़ जो है, एब्रीवेशन कहते हैं आप उससे, एब्रीवेशन जो है वो FDO है। इसका पूरा नाम है फिजिकल डायनामिकल रिसर्च लेबॉर्ट्री। ये हॉलैंड में है, इसका एक शहर है एम्स्टर्डम, उसमें है। वहाँ से भी इनको एक बड़ी पेशकश हुई, उन्होंने भी राब्ता किया। यानी 4 ममालिक ने प्रोफेसरशिप की दावत दी। ऑस्ट्रेलिया के एटमी इदारा है, उन्होंने भी एक इनको बड़े ओहदे की पेशकश की। इसके अलावा FDO की तरफ से भी इनको एक बड़ी पेशकश हुई। 1972 ईस्वी में अपने अहले खाने के साथ एम्स्टर्डम मुंतकिल हो गए। वहाँ की पेशकश जो थी इन्होंने वो मंजूर कर ली। हॉलैंड वाली जो थी FDO वाली, वो पेशकश मंजूर की और अपने तमाम अहले खाना के साथ ये हॉलैंड में मुंतकिल हो गए। अब सवाल यह है कि आपने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर किस तरह काम शुरू किया। कभी इनसे पूछा गया
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से कि पाकिस्तान में जो एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ ये आपने कैसे शुरू किया, इसकी इब्तिदा कैसे हुई। अब ये साहब FTO में काम कर रहे थे। दिसंबर 1975 ये सन चल रहा था। इसी दौरान में ये वहाँ काम कर रहे थे। चूँकि इसको पेशकश हो चुकी, इन्होंने कबूल भी कर ली और अपने वालिदैन अपने घराने के साथ ये वहाँ हॉलैंड में मुंतकिल भी हो गए, वहाँ रिहाइश पजीर हैं। इसी दौरान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त के जो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने इनसे रब्ता किया और इसरार किया। इसरार का मतलब जिद की, अपनी बात मनवाई। इसरार के लफ्ज़ दो होते हैं, एक सीन से एक स्वाद से। हमारे पास यहाँ स्वाद से है, इसका मतलब होता है जिद करना, अपनी बात मनवाना। और जो इसरार सीन से आता है उसका मतलब छुपी हुई चीजें, पुर असरार, छुपे हुए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, उन्होंने इनसे इसरार किया कि वो पाकिस्तान में मुंतकिल हों और पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम को शुरू करें। जब मैं पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और तरवीज के लिए कोई काम नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं था। ख़ास तौर पे एटम के लिहाज से या एटमी तनसीबात के लिहाज से तो कुछ भी नहीं था पाकिस्तान में। जब ये पाकिस्तान में आए, ये 1975 ईस्वी का सन था। फिर इनसे पूछा गया सवाल, इंटरव्यू है, इंटरव्यू में सवाल भी होते हैं, जवाब भी होते हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम की अहमियत और इफादियत क्या है, नीज़ पाकिस्तान के दिफाई और सलामती के हवाले से इस खित्ते पर इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे। डॉक्टर साहब बताते हैं, हमारे न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम जो भी शुरू किया है पाकिस्तान में, जो मिसाइल प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इससे खित्ते पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। क्यों? इसलिए कि जब से पाकिस्तान ने एटमी तवानाई हासिल की है, जब से पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम बनाना शुरू किए हैं, तब से पाकिस्तान और इसके दुश्मन मुल्क के बीच में कोई जंग नहीं हुई। हालांकि उससे पहले 3 जंगें हो चुकी। 1947 से लेकर के 1965 तक, 72 तक 3 जंगें हो चुकी इस मुख्तसर से अरसे में। लेकिन जब से पाकिस्तान ने एटमी तवानाई हासिल की है, तब से आज तक इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई जंग नहीं हुई। यही इसके इस खित्ते पर मुस्बत असरात हैं कि इन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी खत्म करा दी। जैसा कि आपको इल्म है कि दूसरी जंग अजीम को 50 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, लेकिन दोनों सुपर ताकतों अमेरिका और रूस के दरमियान सख्त तनाव के बावजूद तीसरी अजीम जंग की सूरत नहीं पेश आई। दूसरी जंग अजीम हो चुकी, उसके बाद अमेरिका के पास भी एटमी तवानाई है, रूस के पास भी एटमी तवानाई है, दोनों की आपस में बनती भी नहीं है, तनाव भी मौजूद है, इनके आपस में मुखालफत भी मौजूद है, लेकिन जंग नहीं हो रही। वजह सिर्फ ये थी कि उसके पास भी एटमी सलाहियत मौजूद है, इसके पास भी एटमी सलाहियत मौजूद है, इसलिए जंग नहीं हो रही। सेम यही चीज़, यही कहानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान में है। इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे की जौहरी सलाहियत ने, जौहरी सलाहियत का मतलब एटमी तवानाई, इन दोनों को जंग से बाज रखा। बाज रखा का मतलब रोके रखा। यही सूरत हाल इस खित्ते में भी है। बाज रखना, रोके रखना, रोक लेना। यही सूरत हाल इस खित्ते में भी है कि आज़ादी के हसूल के बाद से लेके 3 पाक भारत जंगें हुई। भारत और पाकिस्तान के दरमियान 3 जंगें हुई, लेकिन जब से दोनों ममालिक जौहरी सलाहियत के हामिल हुए हैं, भारत ने जौहरी सलाहियत हासिल की तो पाकिस्तान ने भी जौहरी सलाहियत हासिल की। जब से दोनों के पास जौहरी सलाहियत आ गई, एटमी तवानाई आ गई, तो दोनों के दरमियान किसी जंग की नौबत नहीं आई। अच्छा, फिर ज़माना साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत किस कदर है, सवाल फिर किया गया।
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से। इन अलूम ने तरक्की याफ्ता ममालिक की मईशत और फ़नी तरक्की में क्या किरदार अदा किया है? क्या ये अलूम हथियार साजी के साथ साथ दूसरे शोबा जात सनत और ज़रात में भी कारआमद हो सकते हैं? भाई साइंस और टेक्नोलॉजी का जो ये इदारा बना है, जिसको हम कहोटा लेबॉर्ट्रीज भी कहते हैं, अब तो इसका नाम चेंज हो गया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान लेबॉर्ट्रीज बन गया। इसमें क्या सिर्फ एटमी तवानाई को असलहे के लिए बनाया जाता है या इससे और भी कोई मकासद हासिल होते हैं? किसी और शोबे में भी तरक्की हो सकती है या नहीं हो सकती है? डॉक्टर साहब जवाब देते हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और कोई भी कौम इस मैदान में तरक्की किए बगैर मुआशी इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकती। यानी मुआशी तौर पर वो मुस्तहकम नहीं हो सकती, मुआशी तौर पर वो अच्छी हैसियत की नहीं हो सकती जब तक कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी में आला तालीम हासिल न करे। यूरोपीय ममालिक की तरक्की का राज भी साइंस की तरक्की में पोशीदा है। यूरोपीय ममालिक ने जो आज तरक्की की है, इनकी तरक्की साइंस की तरक्की की वजह से है। इन्होंने साइंस की तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम पे तवज्जो दी, भरपूर तवज्जो दी, तो उस तरक्की की बिना पर आज हर चीज़ की मशीनें उनके पास मौजूद है। जो चीज़ें हम 4 दिन में बना पाते हैं वो 1 घंटे में बना लेते हैं। इस वजह से उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई। जब प्रोडक्शन बढ़ी तो उनका एक्सपोर्ट बढ़ा, जब एक्सपोर्ट बढ़ा तो उनकी आमदन बढ़ी, आमदन बढ़ी तो मुल्क अमीर होगा। उन्होंने तवानाई, सेहत, सनत और ज़राअत जैसे अहम शोबों में जौहरी तवानाई से बहुत इस्तिफादा हासिल किया। इस्तिफादा का मतलब फ़ायदा हासिल किया। तवानाई का मतलब बिजली, इलेक्ट्रिक। अगर एटमी ताकत से तवानाई पैदा की जाए तो वो सस्ती पड़ती है, उस वजह से बिजली उनको सस्ती पड़ती है। जब बिजली सस्ती पड़ती है तो जो चीज़ भी वो पैदा करते हैं उसकी लागत कम आती है। जब उसकी लागत कम आती है तो उसकी कीमत कम मुकर्रर होती है। जब उसकी कीमत कम मुकर्रर होगी तो दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी तलब बढ़ेगी। फिर जब उनकी तलब बढ़ेगी तो वो तलब पूरी करेंगे, तो इस तरह उनकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो मुनाफा बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने तवानाई, सेहत, सनत और ज़राअत, ये 4 शोबे बताए हैं अब्दुल कदीर साहब ने। सबसे पहले तवानाई पे तवज्जो दें, ये ज़्यादा होनी चाहिए। सेहत पे तवज्जो होनी चाहिए कि सेहतमंद मुआशरा होगा, सेहतमंद लोग होंगे तो भरपूर काम करके देंगे। इसके बाद ज़राअत पर तवज्जो होनी चाहिए कि इससे आपकी खुराक पैदा होगी, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी ज़राअत पूरी करता है। इसके बाद सनत, ज़राअत से पैदा होने वाली चीज़ों को सनतें इस्तेमाल में लाती हैं तो उनसे एक नई चीज़ बना के आगे पेश करती हैं। ये 4 शोबे ऐसे हैं जिनमें तरक्की हो जाए तो मुल्क तरक्की करता है, और इन 4 शोबों को आप एटमी तवानाई के ज़रिए से तरक्की दे सकते हैं। इन 4 शोबों की तरक्की में यूरोपीय ममालिक ने जौहरी तवानाई से फ़ायदा उठाया है, एटमी तवानाई से फ़ायदा उठाया है। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद से सनत और ज़राअत पर होती है। सनत और ज़राअत, ज़राअत जितनी अच्छी होगी, जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उसी तरीके से उसकी सनत को एक ख़ाम माल यानी रॉ मटेरियल्स उसको मिलेगा, तो वो उसकी मसनूआत बढ़ेंगी। जब मसनूआत बढ़ेंगी तो उसकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इसी से आपकी मईशत मुस्तहकम होगी। किसी भी मुल्क की जब तक उसकी एक्सपोर्ट या उसके बरामदात ज़्यादा ना हो जाएं उसकी दरामदात से, तो वो तरक्की नहीं करता, उसे तरक्की नहीं कहा जा सकता। यह मईशत की तरक्की नहीं कहलाती है। और इन शोबों में तरक्की की बुनियाद तवानाई में खुद कफालत होना। इन दोनों शोबों में तरक्की की जो बुनियाद है वो तवानाई यानी इलेक्ट्रिक, बिजली, गैस, जो भी इसमें शुमार होती हैं, ये सारी चीज़ें, ये जब चीज़ें आपके पास वाफर मिकदार में मौजूद नहीं होंगी तो आप अपनी प्रोडक्शन को मुकम्मल नहीं कर सकते। अब जैसा कि एक ऐसी सनत है, एक ऐसी फैक्ट्री है जिसको 24 घंटे काम करना है। अब 24 घंटों में से मालूम हुआ 12 घंटे तो लाइट ही नहीं, तो प्रोडक्शन तो आधी हो गई, तो तरक्की कहाँ से होगी? इसलिए तवानाई के शोबे में
इससे इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। इसलिए यूरोपीय मुमालिक ने सबसे पहले तवानाई के शोबे पर खुद कफालत हासिल की, तवज्जो भी दी और खुद कफालत भी हासिल की। खुद कफालत का मतलब अपनी जरूरत खुद पूरी करना। तवानाई यानी बिजली वो दूसरे मुमालिक से नहीं खरीद रहे, अपनी तवानाई अपनी बिजली खुद पैदा कर रहे हैं, इसकी वजह से वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने तवज्जो दी इन चारों शोबों में, वो सबसे पहला शोबा है तवानाई का। जब तक तवानाई आपके पास मुकम्मल नहीं होगी, जब तक आपके पास बिजली पूरी नहीं होगी, तो आप किसी भी शोबे में तरक्की नहीं कर सकते। इस तरक्की का जो आपको नजर आएगा इनके यहाँ कि आज वहाँ चंद लम्हों के लिए भी बिजली का तात्तुल किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं। यूरोप के मुमालिक की बात हो रही है, तवानाई के शोबे में उन्होंने इतनी तरक्की की है कि चंद लम्हों के लिए, घंटे तो बहुत दूर हैं, मिनट तो बहुत दूर हैं, लम्हों के लिए भी उनके यहाँ लाइट नहीं जाती है। तो इसके बदले में हमारे मुल्क की हालत देखेंगे तो फिर कह कुछ नहीं सकते हैं। लेकिन तरक्की पजीर मुमालिक में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने है कि तवानाई के बहरान के बायस हमें हर साल अरबों का नुकसान उठाना पड़ता है। ये वही चीज़ आ गई सामने, जिस चीज़ के ज़रिए से आपने अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है वो चीज़ ही आपके पास नहीं, तो आप कैसे अपने डिमांड्स को पूरा करेंगे, कैसे अपने ऑर्डर्स को पूरा करेंगे। वक्त का तकाजा यही है कि मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग दिया जाए और बिजली पैदा करने वाले फरसूदा निज़ाम की जगह जौहरी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जाए। फरसूदा निज़ाम का मतलब है पिछला, पुराना, इससे पहले जिस निज़ाम से जिस तरीके से बिजली पैदा की जा रही है उसको ख़त्म करके तवानाई पैदा की जाए। किससे? एटमी ताकत से। फरसूदा, पुराना। अब ये दो बातें बताई उन्होंने कि भाई सबसे पहले तवानाई में आपको तरक्की करना होगी। अगर आप अपने मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं तो तवानाई में खुद कफालत हासिल करें। उसके बाद अफराद की सेहत अच्छी होनी चाहिए, सेहत के शोबे की तरफ आएंगे। उसके बाद आपकी ज़राअत अच्छी होनी चाहिए, ज़राअत अच्छी होगी तो आपकी सनतें चलेंगी। आखिरी चीज़ आपकी सनत है। ये चार शोबे ऐसे हैं जिनकी इब्तदा जो है वो तवानाई से शुरू होती है, बिजली से शुरू होती है, इलेक्ट्रिक से शुरू होती है। अगर ये नहीं होगी तो बाकी चारों शोबे भी आपके नाकाम हो जाएंगे। इनसे पूछा गया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से, जबकि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके किए तो इनके क्या एहसासात थे, इनको क्या महसूस हो रहा था उस वक्त जबकि पाकिस्तान एटमी धमाके कर रहा था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब बताते हैं कि 28 मई का तारीख साज दिन मेरी जिंदगी का हासिल था। यानी जो सोच वो लेकर आए थे पाकिस्तान में, उसमें उनको कामयाबी मिली। वो 28 मई का दिन था। ये मेरी जिंदगी का हासिल था क्योंकि आज से 22 साल कबल मैंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का जो ख्वाब देखा था, जो उसकी ताबीर का लम्हा था। 22 साल पहले जो हम ये सोच कर आए थे पाकिस्तान में, जबकि यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी नाम का कोई इदारा ही नहीं था, कोई तरक्की, कोई काम ही नहीं था। जब इन्होंने यहाँ पे शुरुआत की 22 साल पहले, तो आज जबकि वो एटमी कुव्वत बनाने में कामयाब हो गए तो कहने के जी ये जो वक्त था ये मेरे ख्वाब की ताबीर का, बस इसके एहसासात बहुत बुलंद थे, बहुत बता नहीं सकते हैं कि भी क्या हो रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी मदद से ये अहम प्रोजेक्ट तकमील तक पहुंचा और मैं अपनी कौम के सामने सुरखरू हुआ। सुरखरू का मतलब कामयाब हुआ। – 1975 में जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को पाकिस्तान बुलाया गया एटमी तवानाई के हवाले से, तो उस वक्त यहाँ कुछ भी नहीं था। उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इनको जिद करके, इसरार करके बुलाया था और ये काम शुरू किया। तो 22 साल बाद जब ये धमाके हुए तो ये उनकी कामयाबी का दिन था। उनकी ही नहीं, ये पाकिस्तान की कामयाबी का दिन था। यानी एक शख्स की कोशिश थे, एक शख्स की कोशिश से ये मुल्क इतनी तरक्की कर गया अपने असलहा में, अपने दिफा में, कि अब कोई दूसरा मुल्क
इसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता है। सवाल, दिफाई साजो सामान बनाने के अलावा कहोटा रिसर्च लेबोरेटरीज में और क्या होता है? मकसद दिफाई साजो सामान तो बनता ही है, ये बना तो उसी के लिए है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें कोई और काम होता है? जवाब, KRL यानी कहोटा रिसर्च लेबोरेटरीज दिफा के अलावा दीगर शोबों में भी सरगर्म अमल है। सरगर्म अमल है मतलब दीगर शोबे, इसके अलावा भी दूसरे शोबों में ये काम कर रही है। मसलन बायोमेडिकल और जेनेटिक्स डिवीजन में सेहत के अहम शोबों में काफ़ी तहकीक हो रही है। ये दो शोबे इन्होंने बताए हैं, बायोमेडिकल और जेनेटिक डिवीजन। इसके अंदर इन दोनों शोबों में ये KRL जो है इन्वॉल्व है, शामिल है, उस पर रिसर्च कर रही है, तहकीक कर रही है। अभी हाल ही में इन्होंने एक ऐसा मर्ज जिसको रात का अंधापन कहते हैं, यानी दिन में ठीक ठाक नजर आता है बंदे को, लेकिन जैसे ही रात होती है उसको कुछ भी नजर नहीं आता, वो अंधा महसूस करता है, बल्कि कई चीजों से टकरा भी जाता है चलते चलते। आम दिनों में तो दिन भर में वो बिल्कुल ठीक है, लोग उसको यही समझते हैं कि इसको नजर आता है, लेकिन रात होते ही वो अंधेपन में शुमार हो जाता है। इसको कहते हैं रात का अंधापन। हाल ही में आंखों की ये मोरसी बीमारी, मोरसी का मतलब विरासत वाली खानदानी बीमारी, रात का अंधापन का इलाज दरियाफ्त किया गया। KRL सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियरिंग पर भी काम कर रहा है। ये 4-5 शोबे इन्होंने बताए। पहला बायोमेडिकल, दूसरा जेनेटिक डिवीजन, तीसरा रात का अंधापन और उसका इलाज, चौथा सॉफ्टवेयर, पांचवा हार्डवेयर। ये 5 शोबे बताए हैं इसमें कि दिफा के अलावा इन 5 शोबों में ज्यादा तहकीक हो रही है। अच्छा जी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से पूछा गया था आपको उर्दू अदब से भी लगाव है? उर्दू का तस्करा यहां भी होगा, साइंस है तो क्या हुआ, उर्दू का अपना एक मकाम है। आपको उर्दू अदब से भी लगाव और ताल्लुक खातर रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। अब ये कोई बताने की बात तो है नहीं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भोपाल, रियासत भोपाल में पैदा हुए। वो वैसे ही इल्म और अदब का मरकज समझी जाती थी। जिस स्कूल में इन्होंने तालीम हासिल की, उस स्कूल से बहुत से असातिज़ा और अदीब पैदा हुए, तो लामुहाला इसके अंदर भी ये असर मौजूद था। इसके अलावा इनके घरों में, भारत में जो इनका घर था और यहाँ पर भी बैतबाजी होती थी, आपस में बैठ के एक दूसरे को शेर व शायर सुनाए जाते थे और मुख्तलिफ शोरा के बारे में बताया और पूछा जाता था। इसके अलावा स्कूलों में भी बैतबाजी होती थी। ये 2 वजूहात जो थी, इनके जरिए भी इनको अदब का लगाव हुआ और यही चीज़ उनकी वजह बनी। यानी उर्दू अदब, अदब का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि शेर व शायरी पढ़ी जाए, किताबें पढ़ी जाए, इसका एक अलग ज़ौक़ और शौक़ होता है। मतलब पढ़ने के बाद उसको समझना जो होता है वो चाहिए होता है। तो इन्होंने जिस स्कूल से अपना मैट्रिक किया था, उसी स्कूल से अजीम उस्ताद, दानिश्वर, अदीब और शायर बहुत सारे पैदा हुए थे। तो ये भी एक वजह बनी, वहाँ के असातिज़ा का भी एक असर इनको ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से ये उर्दू अदब की तरफ राग़िब हुए। मुसलमानाने हिंद ने पाकिस्तान बनाने में जिस जज्बे और उम्मीद के साथ हिस्सा लिया, वो जज्बा और अज़्म पाकिस्तानी मुसलमानों में क्यों मुंतकिल ना हो सका? यह सवाल पूछा गया। मौजूदा मायूसी और बेयकीनी के असबाब क्या हैं? इनका अजाला कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बड़े एतमाद के साथ देते हुए कहते हैं, मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता। यानी ये जो मायूसी और यासियत की बातें, बेयकीनी की बातें जो आप कर रहे हैं, कि इन बातों में मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता। मेरे ख्याल में कौम आज भी इसी जज्बे से सरशार है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि पिछले 50 साल में हमारी कामयाबियां कम हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बेहतर यही है कि मायूस होने के बजाय मेहनत की जाए। कि ठीक है, मानने की बात है कि पाकिस्तान ने 50 सालों में या 70 सालों में कामयाबियां बहुत कम समेटी हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमारी कौम जो है वो कोई काम करने के काबिल नहीं, अहल नहीं। बेहतर यह है कि इस पर मेहनत की जाए। जैसे इस पर मेहनत होगी तो इसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब पाकिस्तानी कौम भी दुनिया के चंद तरक्की याफ्ता अक़वाम में शामिल होगी। लेकिन फ़र्क क्या है कि इस पर मेहनत की जाए और आला तालीम के दरवाजे इन पर खोले जाएँ। जब तक आला तालीम हासिल नहीं होगी, तब तक ये मायूसी किसी कैफियत रहेगी।
आपके ख्याल में हम इखलाकी और रूहानी एतबार से रूबा तरक्की हैं या रूबा जवाल? पूछ रहे हैं कि भाई इखलाकी और रूहानी एतबार से हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं या जवाल की तरफ जा रहे हैं। रूबा तरक्की का मतलब है तरक्की की तरफ जाना, रूबा जवाल का मतलब है जवाल की तरफ जाना। दरअसल पुरानी रिवायात और इखलाकी इक़दार दम तोड़ रही हैं। पुरानी रिवायात का मतलब पुराने ज़माने की जो बातें थीं, जो तरीक़ाकार थे, वो अब ख़त्म हो रहे हैं। पहले बड़ों का अदब बहुत होता था। अगर कमरे में कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा होता तो वहाँ जाने से पहले पूछा जाता था। वहाँ बैठने के आदाब होते थे, वो आदाब अब नहीं है। ये इक़दार जो हैं, ये कदर की जमा है इक़दार, ये कदरें जो हैं अब ख़त्म होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। बुजुर्गों का एहतराम नहीं रहा है। मुआशरे में मादा परस्ती बढ़ती जा रही है। मादा परस्ती का मतलब जो मादे से बनी हुई अशिया हैं उनसे मोहब्बत करते, अपने अजीज़ों अपने बड़ों बुजुर्गों को छोड़ करके ऐसी अशिया से मोहब्बत करते हैं जो उनकी ज़िंदगी में ज़रूरत की अहल नहीं। शायद इसकी वजह यह है कि बच्चों की तरबियत का वो मेयार नहीं रहा है जो कि पहले ज़माने में होता था। इस एतबार से वालिदैन की जिम्मेदारी में इजाफा हुआ है। ज़रूरत इस अमर की है कि माएँ बच्चों की तरबियत पर ख़ास ध्यान दें ताकि ज़िम्मेदार और फ़र्ज़शनास शहरी पैदा हो सके। तरबियत क्या है? तरबियत कहाँ से शुरू होती है? तरबियत घर से शुरू होती है, माँ की गोद से शुरू होती है, घर के माहौल में आती है, घर के माहौल से स्कूल के माहौल में आती है, स्कूल के माहौल से गली मोहल्ले के माहौल में आती है। मुआशरे को बुरा कहने की बजाय अपने ही बच्चों पर पहले खुद तवज्जो दो। वालिदैन की तरबियत ज़्यादा काम आती है। असातिज़ा का भी फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को तरबियत की तरफ लेके जाए, उनको बताएं। समझे? यहाँ आलम यह है कि पहले जिस तरह बच्चों की तरबियत घर में की जाती थी तो वो बाअदब होते थे, बुजुर्गों का एहतराम करते थे, बात करते हुए उनका लिहाज करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बच्चों की तरबियत में कमज़ोरियाँ हैं, उन कमज़ोरियों को दूर करना, इसमें वालिदैन का काम ज़्यादा है, असातिज़ा का काम भी है, उनका भी काम है, हक है कि वो भी बच्चों को इस बात की तरबियत दे ताकि ये बच्चे मुस्तकबिल में फ़र्ज़शनास शहरी बन सके। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैसा देखते हैं? पाकिस्तान के क़याम में अल्लाह ताला की नुसरत शामिल हाल थी। नुसरत का मतलब मदद। यह जाहिर है अल्लाह ताला की मदद के बगैर पाकिस्तान नहीं बना। ये सिर्फ इंसानों की मेहनत नहीं है, अल्लाह ताला की मदद इसके अंदर शामिल है। पाकिस्तान के क़याम में अल्लाह ताला की नुसरत शामिल हाल थी, इसलिए मेरा ईमान है कि ता क़यामत कायम रहेगा। यही बात हमारे दिल में भी है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बनाया, बनाने में मदद की, तो ला मुहाला वो इसकी हिफाजत में भी हमारा साथ देगा। तो हम समझते हैं कि हमारा मुल्क आगे चल के और तरक्की भी करेगा और कायम व दायम भी रहेगा। मुझे अपनी कौम पर फ़ख्र है, इसमें बहुत सलाहियतें हैं। मैं समझता हूँ कि जौहरी शोबे की तरह हम दूसरे शोबों में भी इस किस्म की कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। सिर्फ नेक नियती, सच्ची लगन और हुब्बुल वतनी की ज़रूरत है। जौहरी शोबे पर हुकूमत ने भरपूर तवज्जो दी, उसमें तरक्की हो गई। और शोबों पर भी हुकूमत की तवज्जो की ज़रूरत है। सिर्फ मुआशरे इसको अकेले काम नहीं किया करते, तो दूसरे शोबों में अगर हुकूमत इसी तरह सरपरस्ती करेगी तो लामुहाला उसमें भी तरक्की होगी, तभी कौम तरक्की कर पाएगी। 4 शोबे इन्होंने बताए हैं कि जिनकी तरक्की ज़रूरी है, उनकी तरक्की से ही कौम तरक्की करेगी। आपकी ज़िंदगी का कोई नाकाबिले फरामोश वाक़या, नाकाबिले फरामोश का मतलब वो होता है जिसको भुलाया ना जा सके, ऐसा वाक़या जो भुलाया नहीं जा सकता, वो ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी बंदे को याद रहता है। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का पहला नाकाबिले फरामोश वाक़या पाकिस्तान हिजरत का वाक़या है। पाकिस्तान हिजरत का मतलब भारत से पाकिस्तान जब वो हिजरत करके आ रहे थे, जब उनके साथ जो वाक़या पेश आया उसको नकल कर रहे हैं। मैंने जब रख्ते सफ़र बांधा का मतलब सफ़र की तैयारी की। भारत यानी भोपाल से पाकिस्तान की तरफ जब इन्होंने सफ़र की तैयारी की, मेरे दिल की जो कैफियत थी वो बयान से बाहर है, बयान से बाहर है, मैं बयान नहीं कर सकता। ये सिर्फ महसूसात है, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और महसूसात को इंसान बयान नहीं कर सकता, उसके कोई अल्फाज नहीं मिलते। एक बॉक्स में चंद किताबें और कपड़े रखे,
बजरिया रेल मुनाबाव के लिए रवाना हो गया। मुनाबाव जैसे इधर पाकिस्तान में खोखरा पार है, भारत में मुनाबाव है, ये दोनों स्टेशन आमने सामने हैं। ये उधर भारत से आते हैं मुनाबाव, वहां से फिर खोखरा पार से फिर ट्रेन जो है कराची ले आती है। मुनाबाव के लिए रवाना हुआ। इस सफर में हिंदू पुलिस और रेलवे के मुलाजमीन ने लुटे पुटे मुसलमान मुसाफिरों के साथ जो ज्यादतियां की और जो जिल्लत आमेज सलूक रखा, उसे मैं कभी नहीं भुला सकता। कि ये जब वहां से आ रहे थे तो वहां जो रास्ते में इनको हिंदू मिले, हिंदू पुलिस जो थी वो, और रेलवे के जो मुलाजिम हिंदुस्तान में थे, उन्होंने जो इनके साथ रवैया रखा, उन्होंने जो इनके साथ सलूक किया, जिल्लत आमेज, बेइज्जती से भरा हुआ, नखवत से पेश आते थे इनके साथ, इनको कोई मकाम नहीं देते थे। वो इस ताल्लुक को, इस रवैये को, कि मैं इसको नहीं भुला सकता सारी जिंदगी। इस वाकये ने मुझे पाकिस्तान की गर्ज़ो गायत अच्छी तरह समझा दी कि ये जब मैंने देखा हिंदुओं का रवैया, हिंदू पुलिस का रवैया, वहां के रेलवे मुलाजमीन का रवैया मुसलमानों के साथ, तो मुझे मालूम हुआ कि पाकिस्तान की जरूरत क्यों पेश आई। वो चीज सामने आ गई। इस दिन मेरे अंदर सही मायनों में पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा बेदार हुआ। तब मुझे मालूम हुआ कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है एक मुसलमान के नजदीक। एक वो मुस्लिम जो भारत से पाकिस्तान आए, उनके नजदीक मुसलमान पाकिस्तान की क्या अहमियत है, ये सिर्फ वो ही जानते हैं। और मैंने अहद किया कि मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने वतन की खिदमत करूंगा। दूसरा नाकाबिले फरामोश वाकया 28 मई 1998 ईस्वी का दिन तारीख साज दिन है। मुझे मेरे ख्वाबों की तामीर मिली और मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हुआ। ये दो वाक़यात उन्होंने बताए हैं, एक 28 मई 1998, दूसरा पाकिस्तान हिजरत करने का वाक़या, कि ये मेरी ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश वाक़यात हैं। एक सवाल और, आपके फारग औकात में क्या मशागल हैं? जब आप फारग होते हैं फिर क्या करते हैं? अव्वल तो फारग वक्त मुश्किल ही से दस्तयाब होता है कि मसरूफ़ इतने हैं, काम इतने हैं, जिम्मेदारियां इतनी हैं कि उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में ही ज़्यादा वक्त सर्फ हो जाता है। लेकिन फिर भी खुशकिस्मती से अगर कुछ वक्त हासिल हो जाए तो मैं उसे अपने घर वालों के साथ गुजारना पसंद करता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो इधर उधर जाने के बजाय मैं अपने घर वालों के साथ ही उसको सर्व करता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से कहा गया कि जी आप मुसलमान पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम क्या देंगे? देखिए जी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए पैगाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का कि जी आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने ना सिर्फ एक आज़ाद मुल्क में आंख खोली, बल्कि रब्बुल इज़्ज़त ने आपको 28 मई 1998 ईस्वी के तारीख साज दिन आज़ादी की ज़मानत से भी सरफराज किया। कि एक तो ये आप खुशबख्ती की अलामत है कि आपका मुल्क आज़ाद है, आपने आज़ाद मुल्क में आंख खोली, आप एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। दूसरी बात यह है कि इस आज़ादी को इतनी हिफाजत रब ने दी और वो है 28 मई 1998 का दिन। क्या अब आपकी आज़ादी की तरफ कोई दुश्मन मैली आंख नहीं रख सकता, कुछ सोच भी नहीं सकता है इस तरफ। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके असलाफ ने आज़ादी के हसूल के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी। हाँ, कि नौजवानाने पाकिस्तान मालूम होना चाहिए आपको कि आपके बुजुर्ग, आपके बुजुर्गों ने, आपके बड़ों ने, आपके असलाफ ने पाकिस्तान बनाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी, मतलब कोई ऐसी कुर्बानी नहीं है जो ना दी गई हो। जान तो खैर कोई चीज ही नहीं थी, जान तो ऐसे गाजर मूलियों की तरह काट काट के फेंका गया इस मुल्क के लिए, और देख भी रहे थे कि रास्ते में ये सारे हालात पेश आ सकते हैं, फिर भी असलाफ, ये बुजुर्ग अपने खानदान के साथ नंगे पांव हिजरत करके पहुंचे। वहां से कुछ लाना तो बहुत दूर की बात है, अपने तन पर जो कपड़े थे वो उनके साथ पहुंचना बड़ा मुश्किल था। कि ऐसी तस्वीर की नुमाइश अगर हो जाए तो आप देखें कि वो चेहरे पे जो कर्ब, तकलीफ उनमें नजर आता है, वो तो अब है ही नहीं है किसी के चेहरे पर। अपना तन मन धन कुर्बान करके इस पाक वतन को हासिल किया। तन मन धन, तन का मतलब जिस्म, मन दिल की ख्वाहिशात को मार कर
हर इंसान के दिल में ख्वाहिशात होती हैं, उनको पूरा करने के लिए तगोदौ करता है, कोशिश करता है। तो इन्होंने मुल्क पाकिस्तान हासिल किया, पहले जिस्मो जान की कुर्बानी दी, दिल की ख्वाहिशात को मारा। जब पाकिस्तान पहुंच गए तो कुछ भी नहीं था। वहां महल्लात छोड़कर आए, बड़े बड़े घर छोड़कर आए, बड़ी बड़ी जागीरें छोड़कर आए। यहां जब आए तो कुछ भी नहीं था। तो ये मन की ख्वाहिश को मारा। यह है तन मन। धन का मतलब दौलत, रुपया, पैसा, सब कुछ छोड़कर आ गए। सोना, रुपया, पैसा, जेवर, जो कुछ था, कुछ भी तो नहीं लेकर आए, सब छोड़कर आ गए यहाँ पे। इसलिए कहते हैं तन मन धन की कुर्बानी लगाई गई पाकिस्तान के लिए। खुदा का शुक्र है कि आज हमारा मुल्क नाकाबिले तस्खीर बन चुका है। कोई दुश्मन अब इसकी तरफ नहीं बढ़ सकता। कोई दुश्मन, कोई का मतलब ये नहीं होता कि इसमें सिर्फ एक मुल्क शामिल है, हर तरह के ममालिक इसमें शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का दिफा इतना मजबूत हो गया है कि अब कोई बड़े से बड़ा मुल्क भी इस तरफ रुख नहीं करता, रुख भी नहीं करेगा। और कोई भी दुश्मन हम पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन अभी हमारी जद्दोजहद खत्म नहीं हुई। हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि रात दिन मेहनत करके आला तालीम हासिल करें, ताकि आप इस मुल्क की सदके दिल से खिदमत कर सकें। नेक नियत, मंजिल एक, और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये नौजवानों के लिए पैगाम था अब्दुल कदीर खान साहब का। खुद उन्होंने जिस तरीके से तरक्की हासिल की, उसमें जो सबसे अहम काम है वो उनकी तालीम है। अगर वो तालीम हासिल नहीं करते तो क्या ये मकाम उसे मिलता? ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा किसी भी तरक्की के लिए सबसे पहला कदम जो है वो तालीम, और तालीम सिर्फ नहीं, आला तालीम। आजकल स्पेशलाइजेशन जिसको कहते हैं, स्पेशलाइजेशन का दौर है। अकाउंट्स में जाएंगे तो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, डॉक्टरी में जाएंगे तो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, इंजीनियरिंग में जाएंगे तो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। किसी भी शोबे में चले जाएं, जब तक आप स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे तरक्की नहीं होगी। हर शोबे के अंदर आला से आला तालीम हासिल करना, फिर हासिल करके सिर्फ उसको अपने तक नहीं रखना, आगे भी लोगों को पहुंचाना है ताकि और लोग भी उससे मुस्तफिद हो सकें। यूं ही मुल्क तरक्की करेगा। आज का सबक यहाँ ख़त्म, लेकिन घर का काम आपका बाकी है, वो आपको करना होगा। सबसे पहले आप सबक को गौर से पढ़ें। दूसरा, मवादे हल में से तमाम काम मुंतकिल करें। तमाम काम कापी पर मुंतकिल करना है। इसमें भी एक बात का ख्याल रखना है, ये जो कसरुल इंतखाबी सवाल है, किताब से पूरा सवाल आपको कापी पर नकल करना है, उसके बाद आपने इसमें से मुंतखब करना है जो सही जवाब है। वो जैसा कि मवादे हल में दिया गया है, अलिफ के सामने उसका सही जवाब कर दिया गया, ऐसा नहीं करना। पूरा सवाल आप जो इसमें लिखा हुआ है ये अपनी कापी पर मुंतकिल करें, नकल करें, और उसके बाद फिर आप उसका सही जवाब लगाएं। ठीक। और बाकी जो चीज़ें हैं पढ़ने की, इसको पढ़ें। इसमें जो चीज़ें याद करने की सवाल जवाब हैं उनको भी आपने याद करना है। याद करने के बाद ही आप अगला पेपर हल कर पाएंगे। ठीक है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।